इलेक्शन हो रहा है तो उस चुनाव भिखारियों के लीडर का चुनाव होना है, तो जो भिखारी हैं वो किसको वोट देंगे? उसी को देंगे जो सबसे ज्यादा भीख लेके आता है। वो कहेंगे इसको दो भाई, ये भीख मांगने वाला मास्टर है, वही लीडर बनेगा। नहीं, सोचना चाहिए कि ये आटे में नमक के बराबर, उस बल्कि आटे में नमक का भी फिर कुछ जायका होता है, ये तो वो भी नहीं है। तो ये 140 अरब का कर्जा चढ़ा हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, डॉलर्स का। ये 3 बिलियन किधर किधर लगाएंगे? आजाद करने के बाद जब हमारी वहां पे सरकार बनेगी तो उस सरकार ने पहले दिन ये ऐलान करना है कि भारत का संविधान जो है अब यहाँ पे आज से चलेगा करके। आईएमएफ ने जो पाकिस्तान का रहा सहा भी इंफ्रास्ट्रक्चर था ना, थोड़ा बहुत लूला लंगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी का, उसको भी बर्बादी के आखिरी किनारे तक पहुंचा दिया। बल्कि ये एक नई स्ट्रक्चर था ना, थोड़ा बहुत लूला लंगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी का, उसको भी बर्बादी के आखिरी किनारे तक पहुंचा दिया। अब ये इन्होंने दिया है और अभी लोन मिला नहीं है, अभी तो सिर्फ एग्रीमेंट पे साइन हुए हैं। और वो एग्रीमेंट पे जो साइन हुए, अरेंजमेंट एग्रीमेंट पे साइन हुए, वो अभी जुलाई में जाएगा, इस महीने जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, वहां से अप्रूव होगा, फिर वो प्रोसेस शुरू होगा। अच्छा, अब बात यह है कि इस पे खुशी मनाने की तो कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि पाकिस्तानियों को ये सोचना चाहिए कि ये आटे में नमक के बराबर, उस बल्कि आटे में नमक का भी फिर कुछ जायका होता है, ये तो वो भी नहीं है। तो ये 140 अरब का कर्जा चढ़ा हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, डॉलर्स का। ये 3 बिलियन किधर किधर लगाएंगे जी? मिसाल के तौर पर आप के घर में 5 बच्चे हैं और 2 माँ बाप हैं, सारा कुछ है, भूख पड़ी हुई है, सरकार आपको जो है वो 10 किलो चावल का एक थैला देती है, तो कितने दिन तक आप अपने बच्चों को और घर वालों को खाना खिला सकती हैं? ठीक है ना? तो इसलिए ये मजीद पाकिस्तान के अवाम के ऊपर बोझ डालेगा। ऑलरेडी आज जो वजीर खजाना है पाकिस्तान के, इसहाक डार, उन्होंने आज ऐलान किया है कि डीजल की कीमतें जो है वो 7.5 रुपए पर लीटर उसमें इजाफा किया जा रहा है। तो लेकिन हम पेट्रोल नहीं बढ़ाएंगे। वो कैसे नहीं बढ़ाओगे? ये बढ़ाएंगे, ये कह रहे हैं 2 से 3 रुपए पर यूनिट बिजली का रेट भी बढ़ाएंगे, ये 10 रुपए बढ़ाएंगे रेट बिजली का। क्यों? क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टेबल पे जब वो जाएगा एग्रीमेंट और साइन करवाने होंगे इन्होंने, तो उस वक्त वो कहेंगे अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, ये पेन हमारे हाथ में है, तुम इधर से करो, हम साइन करते हैं। नहीं तो ये गया पेन, तो ये करेंगे और ये सारा बोझ वहां पे डालेंगे। ये सारा पैसा जो इनको मिल रहा है, इसके 3 जगह पे ये खर्च होगा। नंबर 1 डेट फाइनेंसिंग, यानी कर्जों की किस्तें देनी थोड़ी बहुत प्रिंसिपल अमाउंट के साथ। नंबर 2 ये जो करंट डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट, उसको टैकल करने के लिए। और नंबर 3 ये करप्शन की नजर होगा। ठीक है? फिर आप पूछेंगे कि जी पाकिस्तान के जर्नैल और पाकिस्तान के हुक्मरान इतने अमीर कैसे हैं? भाई वो ऐसे ही अमीर है करप्शन से, तो इसका अवाम को तो कोई फायदा नहीं है। और ये कुछ अरसे के लिए, चंद महीनों के लिए, आप कह लें 5-7 9 महीने का प्रोग्राम है ये। 9 महीने जी, का जी 9 महीने का प्रोग्राम है ये। 9 महीने का तो प्रोग्राम है, लेकिन ये पाकिस्तान को जो है ये रिलीफ 6-7-8 माह का है। ये फिर वहीं आके खड़े हो जाएंगे और इससे ज्यादा मुश्किल में होंगे, इससे ज्यादा मुश्किल में होंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तानी सरकार को बजाय आईएमएफ का लोन मांगने के, पाकिस्तानी सरकार को तमाम जो ये कर्जे आज तक लिए इन्होंने, इनको वापस इनका रिस्ट्रक्चरिंग करानी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कि जितना आज तक का सूद है वो खत्म किया जाए और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो रिशेड्यूल कर दी जाए ओवर अ पीरियड ऑफ 30 to 50 ईयर्स। और कोई तरीका नहीं है इसका। और ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट में ना विजन है और ना उनके पास ये विल है कि वो ये करें, क्योंकि वो तो दिहाड़ीदार हैं।
मतलब है कोई दिहाड़ीदार से मेरा मतलब ये है कि ये आते हैं 4 साल 3 साल के लिए अपना दिहाड़ी लगाने के लिए, दिहाड़ी लगाई जैसे वो गए। प्राइवेट मिलिशिया होता है ना, वैसे। हाँ, तो ये इस पे बेवकूफ खुशी मना सकता है, अक्लमंद और परेशान होगा। जी, जी। बिल्कुल। मैं यही आपसे जानना चाह रही थी कि आखिर इतनी खुशी किस बात की मनाई जा रही है, क्योंकि आईएमएफ का प्रोग्राम पूरा करने में पाकिस्तान 23वीं बार फेल हुआ है और 18 बार पाकिस्तान को आईएमएफ से छूट मिली है। तो इस तरह से आईएमएफ से कर्जे लेने में, बेल आउट पैकेज लेने में, उनके प्रोग्राम्स में फेल होने में कहाँ और कौन सी सरकारें खुश होती हैं? उसको जो शहबाज शरीफ सरकार है एक बड़े अचीवमेंट की तरह बता रही है वो और मैं शानदार। बताता हूँ ना आपको कैसी सरकारें खुश होती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आपके प्रोग्राम पे मिसालें बड़ी याद आ जाती हैं। मेरे जैसा कोई बेवकूफ आदमी था तो वो डॉक्टर के पास गया, उसने कहा जी मेरे तो बाल गिर रहे हैं, मुझे एलोपेशिया हो गया है। उसने देखा, उसने कहा हाँ एलोपेशिया हो गया, अब तुम ये दवाई खाओ तो इससे तुम्हारे जो बाल हैं ये गिरना बंद हो जाएंगे, तो हम्म। वरना तुम गंजे हो जाओगे। उसने कहा यार कितनी गुड न्यूज आपने मुझे दे दी, आपने तो मेरे नाई के पैसे बचा लिए। तो ये वो हिसाब है इन लोगों का कि ये नाई के पैसे बचाने के चक्कर में इन्होंने पूरी मुल्क की इकोनॉमी गंजी कर दी है, खत्म कर दिया सारा कुछ। तो ये इस पे खुश हो रहे हैं कि हमें बीमारी लग गई है जिससे हम गंजे हो गए, तो नाई के पास अब नहीं जाना पड़ेगा। वो 8 10 15 20 रुपए या 50 रुपए जो नाई को देते थे हम, वो बच जाएंगे हमें। ये बेवकूफ है। बिल्कुल, आपने सही कहा और ये भी बात समझ में आ रही है कि जो $3 बिलियन है, ये तो पाकिस्तान को स्टेबिलिटी देने में नाकाम है। और किस तरह के जो चैलेंजेस अभी भी पाकिस्तान के सामने हैं वो तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन अभी क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शंस होने हैं और ये भी चर्चा हो रही है कि शहबाज शरीफ के चेहरे पर ही चुनाव लड़े जाएंगे, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, कामयाबी आईएमएफ से उन्होंने बेल आउट पैकेज ले लिया। बिल्कुल एक ही बात हो रही थी, $3 बिलियन ले आए। बिल्कुल। देखिए ना, अब भिखारियों का इलेक्शन हो रहा है, तो उस चुनाव भिखारियों के लीडर का चुनाव होना है, तो जो भिखारी हैं वो किसको वोट देंगे? उसी को देंगे जो सबसे ज्यादा भीख लेके आता है। वो कहेंगे इसको दो भाई, ये भीख मांगने वाला मास्टर है, वही लीडर बनेगा। नहीं तो ये बनेगा लीडर, इसी के नाम पर इलेक्शन लड़ेंगे कि ये आईएमएफ का इसको जिताएंगे तो ये अगला लोन भी ले आएगा। और क्या है, ये थोड़ी है वहां पे कि किसी को कोई खड़ा हो। अव्वल तो किसी का कोई मैनिफेस्टो ही नहीं है, कोई प्रोग्राम, इलेक्शन प्रोग्राम ही नहीं है सिवाय इसके कि कश्मीर लेंगे। और क्या है इलेक्शन प्रोग्राम? कोई कोई मैनिफेस्टो नहीं बनता पार्टीज का, किसी का कुछ। बनता है मैनिफेस्टो, वो यही बनता है ना, इस्लाम क्या होता हमारा है दीन है, मैनिफेस्टो? कश्मीर लेंगे, यू नो। और फिर आगे वो कॉपी पेस्ट होती हैं सारी चीजें कि भाई ये करेंगे तो वो करेंगे तो वो करेंगे। वो कोई कभी किसी ने आज तक किया नहीं है तो वो पढ़ता भी कोई नहीं है। प्रॉपर एक मैनिफेस्टो क्या होता है, प्रॉपर इलेक्शन कैंपेन क्या होती है, प्रॉपर लीडरशिप क्या होती है? वो ये होती है कि आपने अगले 5 साल में इकोनॉमी में क्या करना है, आपने सोसाइटी को कैसे लिबरेट करना है फ्रॉम द क्लचेस ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, आपने औरतों के लिए क्या करना है, एम्पावरमेंट के लिए क्या करना है, आपने एजुकेशन सिस्टम में क्या करना है, हेल्थ सिस्टम में क्या करना है, रेलवे सिस्टम में क्या करना है, एग्रीकल्चर सिस्टम में क्या करना है, इंडस्ट्री में क्या करना है। ये 5 साल का मंसूबा लेके आप जाएं अवाम में, अवाम को आप बताएं कि हम आएंगे तो हम ये करेंगे, फिर अवाम को बताएं कि ये कैसे करेंगे, पैसे कहां से आएंगे जिससे हम ये करेंगे, और उसके ऊपर एक कम्पिटेटिव इलेक्शन कैंपेन हो। दूसरा कहे नहीं ये ऐसे नहीं करेंगे, हम करेंगे, हम ऐसे करेंगे हम। तो वो माहौल नहीं है यहाँ पाकिस्तान में, बल्कि वो पूरे बरसगीर में नहीं है। इंडिया पाकिस्तान में भी जो इलेक्शन लड़े जाते हैं वो शख्सियतों के ऊपर लड़े जाते हैं, वो नॉन इश्यूज को पॉपुलिज्म की बुनियाद पर लड़े जाते हैं। हमें इस पूरे खित्ते में लोगों को मंसूबों की बुनियाद पे जो है वो इलेक्शन कैंपेन में जाना चाहिए हमें। वो यहाँ होता नहीं है। वो जब तक नहीं होगा तो ग्रास रूट लेवल से आपकी जो एम्पावरमेंट है वो नहीं हो सकती। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो, सोशल एम्पावरमेंट हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो, वो मुमकिन नहीं है। जी।
जी, बिल्कुल आपने सही कहा। जब तक सही विज़न नहीं होगा तो किस तरह से बदलाव आएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन मिर्ज़ा साहब, हमने पिछले दिनों कश्मीर में हम देख रहे हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की मैं बात कर रही हूँ ख़ास तौर से। वहाँ पर पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बहुत तेज़ मुज़ाहिरे हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग आर्मी के खिलाफ बड़ी नारेबाज़ी कर रहे हैं। थोड़ा-सा मैं आपसे डिटेल में जानना चाहती हूँ किस तरह के हालात हैं, क्या माहौल है वहाँ पर? देखिए, पीओजे के हालात तो अब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जो इकोनॉमिक डिमांड्स थी और जो मुजाहरे होते थे कि भी लोड शेडिंग हो रही है, पेंशन नहीं मिल रही, तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा, अस्पतालों में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सड़कें टूटी हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो अब आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल मुतालबात के साथ कनेक्ट कर रही हैं कि पाकिस्तान अपनी फौजें यहाँ से निकाले, कि पाकिस्तान जो है वो आज़ाद कश्मीर की असम्बली को बाख्तियार बनाए, पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर की असम्बली को टैक्सेस लगाने का इख्तियार दे, रेवेन्यू कलेक्शन का इख्तियार दे, और जो पैसा यहाँ से पाकिस्तान लूट रहा है वो पैसा वाया बैंक ऑफ आज़ाद कश्मीर और वाया कंसेंट ऑफ असम्बली ऑफ आज़ाद कश्मीर जाए, जिसका मतलब सीधा सीधा ये है कि पाकिस्तान को फिर हमें 1,59 अरब यानी 1,59 ट्रिलियन रुपीस सालाना देने पड़ेंगे जो बिजली हमारी चोरी कर रहा है वो। तो ये मुतालबात अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सामने आना शुरू हो रहे हैं, और इसमें कहीं ना कहीं हम भी हैं जो कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान से हम आज़ादी हासिल करके इंडिया के साथ न जाएं। तो अब ये वहां पे सवाल मुझसे पूछा जाता है कि जी हम इंडिया में चले गए तो फिर हम इंडिया के गुलाम बन जाएंगे। तो उनको फिर ये जवाब दिया जाता है कि इंडिया में शामिल होने का मतलब इंडिया का गुलाम होना नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर 28 इंडिपेंडेंट स्टेट्स इस वक्त मौजूद है जो एक समाधान के साथ की गोंद के साथ जुड़ी हुई हैं, और वो प्रोटेक्ट करता है उन रियासतों के राइट्स को हर सतह पे, इकोनॉमिक राइट, ह्यूमन राइट, जो आपके सिविक राइट्स, एवरीथिंग। तो वही इसीलिए मैं कहता हूं कि पीओजे के आजाद करने के बाद जब हमारी वहां पे सरकार बनेगी तो उस सरकार ने पहले दिन ये ऐलान करना है कि भारत का संविधान जो है अब यहाँ पे आज से चलेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा, और उसका जाहिर है रिप्रेजेंटेटिव जो है उस मुआहदे का वो इंडिया का फ्लैग है जिसपे तमाम रियासतें मुत्तफिक थी, और फिर वो फ्लैग हर रियासत अपने लहराती है सरकारी इमारतों पे। तो फिर इंडिया वालों से बात करो, कहते हैं जी ये सारे इधर आ जाएंगे तो फिर ये एक नया इकोनॉमिक हमारे ऊपर बोझ पड़ जाएगा। तो उनको भी मैं समझाता हूँ कि आपके ऊपर तो कोई बोझ नहीं पड़ेगा, हमारे तो 40 लाख लोग हैं, 20 लाख बाहर हैं, 7 लाख लड़के बेरोजगार हैं, और हमारी दौलत इतनी ज्यादा है कि अगर यकीन जाने अंबर, अगर हम अपनी दौलत को प्रॉपरली उसको तकसीम करें ना, जो हमारी आमदनी है, तो हमारे पीओजे में किसी आदमी को जॉब करने की जरूरत नहीं है। वो हर महीने जाए ऑफिस, दफ्तर जो होता है रेवेन्यू का, वहां से जाके चेक अपना ले, बल्कि हम तो हो सकता है डिजिटाइज करते हैं तो डायरेक्ट डेबिट के जरिए हर बंदे के अकाउंट में जो है वो 50-50 हजार रुपया महीना वैसे ही आए कि लो भाई एंजॉय करो। तो मेरी तो ख्वाहिश भी है, और मैं चाहता हूं कि मेरे लोग जो इतने पसमानदा रह गए हैं, तो हमारी कोशिश होगी अपनी जब हम सरकार बनाए कि पीओजे के अंदर हम एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन सारी चीजों को तकरीबन 2-5 साल मंसूबों में, यानी 10 साल के अंदर जो है उसको लेवल पे ले आए इंडियन जम्मू कश्मीर के साथ, अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम वहां तक तो लेके आए। तो ये चैलेंजेस हैं और ये हम डिस्कस कर रहे हैं, दोनों तरफ डिस्कस कर रहे हैं, और हमारी आवाज जो है वो दिन ब दिन स्ट्रांग होती जा रही है, क्योंकि स्ट्रांग इस तरह होती जा रही है, ये नहीं कि हमको लाउड स्पीकर लगा के शुरू हो गए, स्ट्रांग इस तरह हो गई है कि लोग अब ज्यादा से ज्यादा लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। जी बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल। और उधर पीओजे की जो उर्दू मीडिया, उसमें आपके जो स्टेटमेंट्स होते हैं, आपके बयानात होते हैं, वो लगातार उनको कवरेज मिलती है, जगह मिलती है। वो अब शुरू हुई है ना, पहले तो नहीं थी, अब शुरू हुई है, क्योंकि वो भी, उनको भी पता है कि भाई ये बंदा जो बातें कर रहा है इसकी चर्चा करो। असल में ये खबरें मेरी इसलिए भी छापते होंगे कि अपनी सरकार को दिखाने के लिए कि अगर तुम हमारा नहीं करोगे तो ये बंदा है, ये जा रहा है उधर।
ये बहुत सारे जी चीजें हैं, लेकिन मुझे उसका फायदा ये है कि मेरी बात जो है वो बहुत सारे अखबारों के जरिए पूरे लोगों पीओजेके तक, में आम फैल लोगों गई। तक पहुंचे। जी जी बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। पिछले दिनों जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने भी कश्मीर को लेकर एक बार फिर से बात कही कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, अटूट हिस्सा है भारत का। इस बयान से आप किस तरह के अंदाजे और क्या आप इससे समझ पा भाई रहे हैं? अटूट अंग है, अटूट अंग है, तो फिर वो सिर्फ गुफ्तगू से नजर नहीं आना चाहिए। उसके लिए फिर राजनाथ सिंह जो है उनको आगे कदम बढ़ाना चाहिए। हमारे 166 हमारे जो पीओजेके के नौजवान रोजगार की तलाश में इलीगल तरीके से पाकिस्तान से होते हुए दुबई से लिबिया, मिस्र और फिर लिबिया गए और वहां से कश्ती में उनको इटली लेके जाया जा रहा था, वो डूब के मर गए। तो बयान दें, बहुत दुखद उनको बयान खबर देना थी। चाहिए कि भाई ये जो लोग मरे हैं ये हमारे लोग हैं। उनको पाकिस्तानी हाई कमीशन को बुला के एक्सप्लेनेशन लेनी चाहिए कि हमारे जो नागरिक हैं, इंडियन नागरिक जो बैठे हैं पीओजेके में, जंगी कैदी, ये तो ऐसे ही हुआ है ना। मेरी बात सुनो हम, देखो मेरे पास पीओजेके एक जेल है, ठीक है, पीओजेके एक जेल है। उस जेल में से 166 लोगों ने जेल तोड़ी और फरार हुए। जंगी कैदी का ये जिनीवा कन्वेंशन में राइट है, उसका राइट है कि वो अटेम्प्ट करे एस्केप की, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जमाने से, ठीक है। तो ये उनका राइट था कि वो पाकिस्तान की इस जो पीओजेके की जेल है इसमें से राय फरार इख्तियार करें। वो फरार हुए, मारे गए सारे, ठीक है ना। तो ये इंडियन गवर्नमेंट के किसी ना किसी सेक्शन को ये सोचना चाहिए कि हम इसके ऊपर पाकिस्तान से एहतजाज करें कि भाई ठीक है, पीओजेके हमारा है, तुम्हारा तुम्हारा कब्जा है, वहां जेल है जिसको पीओजेके जेल कहा जाता है, उसके अंदर 166 लोग सिर्फ भूख से तंग आके भागे हैं। तो आप इस जेल में जेल मैनुअल के तहत आप काम कर रहे हैं। और हमारा जेल मैनुअल क्या है पीओजेके का? वो है यूनाइटेड नेशंस के 52 या 56 है मेरा ख्याल है सब्सिडीज जो हमें मिलनी है, जो वो नहीं दे रहे। वो हमारा जेल मैनुअल है। हमारा जेल मैनुअल यूनाइटेड नेशन ने लिखा हुआ है कि इनको आटे की सब्सिडी देनी है, बिजली की देनी है, फलां की देनी है, इसकी देनी है, उसकी देनी है। उसका मतलब है कि यूनाइटेड नेशन का तैयार किया हुआ पीओजेके का जेल मैनुअल जो है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि भारत को आवाज उठानी चाहिए, पाकिस्तानी एम्बेसडर को, हाई कमिश्नर को बुलाना चाहिए दिल्ली में, एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री में, और उससे पूछताछ होनी चाहिए। जी जी, बिल्कुल आपने जायज़ सवाल उठाया है और बिल्कुल ये बात भी है क्योंकि कितने सारे लोग उस इंसिडेंट में मारे गए, एक्सीडेंट इनफैक्ट कहना चाहिए, उसमें मारे गए और बहुत ही अफ़सोसनाक खबर थी, पूरी दुनिया का दिल दहला कि किस तरह से लोग उसमें थे, अलग-अलग देश से जो दूसरी जगह एक तरह से अपनी एक प्रोटेक्शन और एक सर छुपाने की कोई जगह ढूंढने के लिए जा रहे थे, रोजगार के लिए। लेकिन मिर्जा साहब ये है कि राजनाथ सिंह जी की बात करें तो वो कुछ इस तरह के इशारे देते नजर आते हैं कि बहुत जल्दी कश्मीर में जो है पूरा वो हमारे साथ जुड़ जाएगा, पीओजेके भी भारत के साथ होगा। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा लगता है सुनने से कि, और ये भी कहा कहते हैं कि कोई गोली नहीं चलेगी, कोई जंग नहीं होगी और फिर भी कश्मीर हमारे साथ वापस आकर मिल जाएगा। तो ऐसी कौन सी पॉलिसी या किस तरह का कुछ पॉसिबिलिटीज नजर आती हैं जिससे बिना कोई जंग लड़े, बिना कोई हथियार उठाए वापस कश्मीर हमें मिल जाएगा? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि बैकडोर चैनल से तो कभी भी डिप्लोमेसी के दरवाजे बंद नहीं होते, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि इस वक्त जो मेरी पार्टी है तहरीक इत्तेफाक, जम्मू कश्मीर तहरीक इत्तेफाक राय, वो ग्राउंड पे जो काम कर रही है और जिस तरीके से काम कर रही है और कन्वेंसिंग कर रही है और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को तैयार कर रही है, तो बहुत जल्द आपको मैंने कहा खुशखबरी मिलेगी। और कल जून था, तो जून में आपके प्रोग्रामों में मैं कहता रहा हूं कि जुलाई में आपको खुशखबरी देंगे। तो इस महीने आपको देंगे कुछ ना कुछ खुशखबरी, आपको भी देंगे, अपने लोगों को भी देंगे।